कानून से डरते हैं। यदि उस समय जैसे कानून था कि बेटी हुई तो उसको मीठा शहद में जहर देकर चटाकर मार दिया जाता था, पानी में डुबोकर मार दिया जाता था, दूध में डुबोकर मार दिया जाता था, जन्म लेने के तुरंत बाद उसका दम घोटकर मार दिया जाता था, उसकी सांस रोककर मार दिया जाता था। यानी कि बेटियों को पेट में तो वो जांच नहीं कर सकते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन भारत में ये कानून है अब कि अगर भ्रूण की जांच करके उसको मारने का प्रयास किया तो आपको जेल हो सकती है। तो लोग ईश्वर से नहीं डरते, उस कानून से डरते, उस कानून की वजह से। तो जो ऐसे में पुरुष हताश हो जाते थे। कहने के लिए तो स्त्रियां पुरुषों की गुलाम थीं, आज भी हैं, क्योंकि पति को ईश्वर माना जाता है। लेकिन अगर पति किसी सुधार की बात करता है तो वो गुलाम स्त्रियां भी अपने मालिक की बात नहीं मानती हैं। वहाँ पर इतनी ज़िद्दी हो जाती हैं वो कि उन्हें लगता है कि भले ये मेरा ईश्वर या मेरे देवता है, ये मेरा सब कुछ है, लेकिन परिवर्तन की बात मुझे इसकी भी नहीं माननी है। वो इतनी ज़िद्दी और इतनी परंपराओं को ढोने वाली और उनसे चिपकने वाली बन जाती हैं, क्योंकि बचपन से जो चीज़ उनको सिखाई गई वो उनके अंदर पूरी तरीके से समाहित हो जाती है। जन्म और मृत्यु के आंकड़े साफ नहीं है। इसका कारण है कि यहाँ के जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो अशिक्षित लोग होते हैं, यानी कि उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। और साफ सुथरे आंकड़े इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि लोग बच्चों के मरने की घटना छुपाते हैं और एक दूसरे से बताते हुए शर्म महसूस करते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि भारत में आज भी अधिकांश बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। इसका मुख्य कारण सिफिलिस की बीमारी या सूजाक की बीमारी है। इसके बारे में मैं पिछले एपिसोड में आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। इसमें एक कारण ये भी है कि बच्चा जन्म के समय पर जो बाहर आने के लिए पुश करना होता है, धक्का लेना होता है, बाहर आने के लिए जोर, कोशिश, प्रयास होता है, वो बच्चा इतना कमज़ोर होता है कि बाहर आने के लिए प्रयत्न नहीं कर पाता है, उसका दम घुट जाता है, जिस कारण जन्म के दौरान मृत्यु के ज़्यादा आंकड़े हमें भारत में मिलते हैं। पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया तो इस भारत के अंदर सबसे पहले इस भारत में स्त्रियों के लिए जब स्कूल खोले गए तो सबसे ज़्यादा अछूत और शूद्रों की बच्चियों ने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, क्योंकि उनको तो कुछ इजाज़त थी भी घर से बाहर निकलने की। पर बड़े घरानों की, ब्राह्मणों की महिलाओं की, राजघरानों की, राजे रजवाड़ों की, शाही घरानों की स्त्रियों को दीवारों से बाहर झांकने की, झरोकों से बाहर झांकने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। स्त्री सनातन मर्यादाओं की चट्टान पर मर गई, लेकिन मरकर भी वह त्याग की मूर्ति परिवर्तन नहीं कर पाई। यह बयान मेरा नहीं, मिस कैथरीन मियो मदर इंडिया की लेखिका का है, जो 1927 में भारत की रिपोर्ट पर एक किताब लिखती हैं, जिस पर हम अपने एपिसोड आपके लिए तैयार कर रहे हैं। मदर इंडिया में मिस कैथरीन मियो कहती हैं कि भारत के अंदर जब स्त्रियों को शिक्षित करने का अंग्रेजों ने प्रयास किया तब उनके सामने किस तरह की समस्याएं आईं। समस्याएं ऐसी वैसी नहीं, समस्याएं इतनी बड़ी कि शिक्षा के लिए जब उनको चेताया गया, जागरूक किया गया, तब उन्होंने हमेशा यह बहाना लगा दिया कि हम परंपराओं में खुश हैं, हम अपनी गुलामी में खुश हैं, हम अपने उन रूढ़ियों और उन सोच पर आधारित जिनसे हमारा आज तक शोषण होता आया है, उनमें ही हम अपने उत्सव मनाते हैं, उनमें ही हम अपना जीवन बिताते हैं और उनमें ही अंत तक जीते जीते बूढ़े होकर परंपराओं से चटकती हुई जिंदगियों से मर जाते हैं। मिस कैथरीन मियो इसी बात पर आगे लिखती हैं कि पुरुषों के विचार में यही अच्छा था कि स्त्री अज्ञानता में रहे। स्त्री अज्ञानता में क्यों रही? पीछे की सोच उसका कारण बताती हैं वो। स्त्री अज्ञानता में रहे और हमेशा के लिए अपनी स्वाभाविक भावनाओं और रुचियों को दबा के रखे। आज भी कहते हैं, महिला जब अपनी मन की बात या इच्छा को जाहिर करती है तो घर परिवार में कहा जाता है कि बड़ी निर्लज स्त्री है जो अपने मन की बात कह रही है। आज भी इस तरह के अवशेष आपको मिलेंगे। आज भी समाज में आप देखेंगे, गांव देहात में जाएंगे, शहरों के भी बड़े घरानों में भी ये बात होती है कि अरे बड़ी निर्लज हो, अपने मन की बात कह रही हो, यानी कि उसको अपने मन के भाव और स्वभाव को दबाकर रखने की प्रवृत्ति सिखाई गई। वह कहते हैं कि स्त्रियां अपने मन की बात को दबाकर रखें, वह अपनी रुचियों को, अपने इंटरेस्ट यानी कि अपनी दिलचस्पी जिसमें भी उनको अच्छा लगता है वो सब उनको दबा के रखना चाहिए। उसे संसार में अपना देवता
अपने पति को मानना चाहिए तथा उसकी सेवा में लगे रहना चाहिए। वह बचपन से मृत्यु तक अनगिनत सदियों से कठोर अनुशासन के अंतर्गत उसकी आज्ञाकारी सेवा करती सेविका बनकर घूमती रहती है। उसे लगता है कि मैं अपने पति की सबसे अच्छी सेविका और दासी हूँ, जबकि पुरुष को बचपन से मृत्यु तक अनगिनत सदियों से किसी भी अनुशासन में नहीं रखा गया है और इसीलिए वह कभी भी पत्नी के प्रति समर्पित पति नहीं बन पाता है। अतः जैसा उन्होंने बोया था वैसा ही उनकी फसल तैयार हुई, यानी कि उन्होंने जैसा अपनी महिलाओं को रखा वैसे ही उनके सामने आज जब वे सुधार की बात कर रहे हैं अंग्रेजों की शिक्षा को प्राप्त करके, तो उनकी महिलाएं उनकी उस शिक्षा से कोई भी सरोकार नहीं रखती। वो कह रही हैं कि हमें आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हम घर की परंपराओं को बोने में और ढोने में ही खुश हैं। तो ये उन पुरुषों की बात यहाँ चल रही है जो उस समय सुधारवादी आंदोलन में शामिल हो गए थे, लेकिन अपने घर जाकर के महिलाओं के सामने उन्हें सरेंडर करना पड़ता था। उन्हें लगता था कि उनकी महिलाएं उनकी इस बात को नहीं मानेंगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, चाहे वह उनके ही हित में क्यों ना हो। आगे क्या कहते हैं, स्त्री सनातन मर्यादाओं की चट्टान पर मर गई, वह करुणा की प्रतिमूर्ति मरकर भी परिवर्तन नहीं ला सकी। यहाँ सदियों से स्त्री मरती रही, लेकिन परिवर्तन उसके मरने के बाद भी यहाँ नहीं आ पाया। पुरुष का संकल्प और उद्देश्य, उसकी शक्ति और हिम्मत इतनी कमज़ोर पड़ गई कि वह अपने ही घर में पराजित होकर अपने ही गुलाम के हाथों में आ गई। कहने का अर्थ यहाँ पर यह था कि जो पुरुष सुधार के लिए हिम्मत जुटा रहे थे वो समाज में मंच पर तो भाषण देते थे कि हमें परिवर्तन लाना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें समाज में इतनी कुप्रथाएं परंपराएं जिनकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं, जिनसे हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई है, उन सबको छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन परंपराओं पे जब लोग कहते थे कि भाई आपकी जो घर में महिलाएं हैं उन महिलाओं को भी आपको इन परंपराओं से बाहर निकाल करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहिए, तो वह घर जा करके उन महिलाओं से जब इस बात का जिक्र करते थे तो महिलाएं उनको असहाय कर देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम जो कर रही हैं, हमारा जो बहुत लंबे समय से दादी परदादियों ने जिस परंपराओं को हमें सिखाया या जिसमें वो खुद मर गई वही हमारे लिए उचित है। तो ऐसे में पुरुष हताश हो जाते थे। कहने के लिए तो स्त्रियां पुरुषों की गुलाम थीं, आज भी हैं, क्योंकि पति को ईश्वर माना जाता है। लेकिन अगर पति किसी सुधार की बात करता है तो वो गुलाम स्त्रियां भी अपने मालिक की बात नहीं मानती हैं। वहाँ पर इतनी ज़िद्दी हो जाती हैं वो कि उन्हें लगता है कि भले ये मेरा ईश्वर या मेरे देवता है, ये मेरा सब कुछ है, लेकिन परिवर्तन की बात मुझे इसकी भी नहीं माननी है। वो इतनी ज़िद्दी और इतनी परंपराओं को ढोने वाली और उनसे चिपकने वाली बन जाती हैं, क्योंकि बचपन से जो चीज़ उनको सिखाई गई वो उनके अंदर पूरी तरीके से समाहित हो जाती है। यहीं पर आकर के पुरुष आज भी भारत में जब सुधार की बात चलती है तो पुरुष कहते हैं कि हम अपने घर जाकर सरेंडर कर जाते हैं, हमारी महिलाएं हमारी बात नहीं सुनती हैं, वो हमारी बात नहीं मानती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वो करती आ रही हैं वो ज़्यादा ठीक है और उसमें पुरुषों का हस्तक्षेप करना एक तरह से वो कहती हैं कि हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, आप बाहर क्या करते हो, लेकिन घर में हम जिन परंपराओं को ढो रहे हैं उनमें आप हस्तक्षेप मत करिए, क्योंकि ये हमारा जिम्मा है, इसको निभाना हमें आता है, आपको नहीं आता है। तो इस तरह से पुरुष कई बार उनके सामने हार जाते हैं, सरेंडर कर जाते थे। ये मैं 1927 की घटना बता रही हूँ जब कुछ पुरुषों ने सुधारवादी आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई थी। ऐसा नहीं है कि पुरुष सुधारवादी आज ही हुए हैं, पहले से भी बहुत सारे लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की और इसको स्वीकार किया कि हाँ, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए महिलाओं का भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के ही हाथ में हमारे बच्चे होते हैं और बच्चे वही सीखते हैं जो घर की स्त्रियां उनको सिखाती हैं। आगे वो लिखती हैं, भारत में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 20 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं। भारत में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 20 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मरते हैं। उसके बाद भारत की ताज़ा जनगणना में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40% बच्चे जन्म के 1 सप्ताह बाद मर जाते हैं। 20 लाख बच्चे तब मरते हैं जब पैदा होते ही मर जाते हैं, और लगभग 40% बच्चे 1 सप्ताह तक जिंदे तो रहते हैं, लेकिन 1 सप्ताह बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 60% बच्चों की मृत्यु जन्म के पहले महीने में हो जाती है। यानी कि ये आंकड़े देखिए आप, 20 लाख बच्चे तब मर जाते हैं जब वो जन्म लेते हैं, तुरंत तभी। फिर कुछ बच्चों की क्षमता इतनी स्ट्रांग होती है कि वह 1 हफ्ता तक जीते हैं, 1 हफ्ते बाद
एक हफ्ते के लगभग 40% बच्चे मर जाते हैं और 60% बच्चे की मृत्यु तब हो जाती है जब वो 1 महीने के हो चुके होते हैं। यानी कि बच्चों की मृत्यु का जो आंकड़ा है ये हैरान करने वाला है। 40% बच्चे एक तरफ हो गए जो 1 सप्ताह में मर रहे हैं और 60% बच्चे एक तरफ हो गए जो 1 महीने में मर रहे हैं। अब आप सोचिए ऐसी कंडीशन में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बच्चे रहे होंगे जो बचते होंगे। इसका कारण क्या था? वही परंपराएं, महिलाओं की अज्ञानता, अनपढ़ता, उस वजह से ये मृत्यु दर थी और इस मृत्यु दर को यहाँ के अंग्रेज डॉक्टर रोकना चाहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस आंकड़े से बहुत परेशान थी, विचलित थी कि इतनी बच्चे, इतने लोग यहाँ मरते हैं और ये किसी भी तरह का कोई भी प्रयास नहीं करते। यहाँ तक कि मरने के प्रक्रिया को ये बहुत आम, बहुत नॉर्मल समझते हैं, यूँ ही मर जाते हैं। और कोई अगर बच्चा मर रहा है तो वो सिर्फ माँ तक दर्द होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे परिवार को। इस तरह से कट्टर निष्ठुर हैं कि बच्चों के मरने तक इन पे फर्क नहीं पड़ता, जबकि आगे की जो स्ट्रॉन्ग जनरेशन है वो बच्चों से ही तैयार होती है। पहला कोई भी अच्छा नागरिक बनेगा वो पहले बच्चा ही तो रहेगा। तो इस तरह से वो काफ़ी प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं भारत में अभी भी सबसे ज़्यादा बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। इसका मुख्य कारण सिफिलिस और सूजाक की बीमारी है। ये 2 बीमारियां इनमें बताई। मैंने इन बीमारियों के बारे में पिछले एपिसोड में जिक्र किया हुआ। भारत में जन्म और मृत्यु के आंकड़े साफ नहीं हैं। इसका कारण है कि यहाँ के जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो अशिक्षित लोग होते हैं, यानी कि उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। और साफ सुथरे आंकड़े इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि लोग बच्चों के मरने की घटना छुपाते हैं और एक दूसरे से बताते हुए शर्म महसूस करते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि भारत में आज भी अधिकांश बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। इसका मुख्य कारण सिफिलिस की बीमारी या सूजाक की बीमारी है। इसके बारे में मैं पिछले एपिसोड में आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। इसमें एक कारण ये भी है कि बच्चा जन्म के समय पर जो बाहर आने के लिए पुश करना होता है, धक्का लेना होता है, बाहर आने के लिए जोर, कोशिश, प्रयास होता है, वो बच्चा इतना कमज़ोर होता है कि बाहर आने के लिए प्रयत्न नहीं कर पाता है, उसका दम घुट जाता है, जिस कारण जन्म के दौरान मृत्यु के ज़्यादा आंकड़े हमें भारत में मिलते हैं। भारत के अंदर जो बच्चे पेट में होते हैं वो गर्भ के दौरान पर अच्छे तरीके से डाइट ना मिलने के कारण कमज़ोर होते हैं, वजन में कम होते हैं, ताकत भी इसलिए कम रहती है। तो इसलिए जो नॉर्मल डिलीवरी आज ऑपरेशन या सर्जरी है, उस समय सर्जरी नहीं हुआ करती थी, तब नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ करती थी। लेकिन हाँ, डॉक्टर हुआ करते थे और भारत में जो डॉक्टर ये साफ सफाई का जो तरीका सिखाया वो यहाँ अंग्रेज डॉक्टरों ने ही सिखाया। तो अंग्रेज डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे जन्म के दौरान मरते हैं उसमें से सबसे अधिक जो कारण होता है वो सिफिलिस और सूजाक की बीमारी है। और तीसरा कारण ये भी है गंदगी, कि वो गंदगी और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, गंदगी में रहते हैं, गंदगी में बच्चे को जन्म देते हैं। जानबूझकर उस समय गंदगी में महिला को छोड़ा जाता है ताकि स्त्री के बच्चा जन्म देने के समय पर जो एक रहने वाला मकान है या घर है वो गंदा ना हो, वो छूतक ना हो। आज भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो उसको गंदी जगह पर छोड़ दिया जाता था। इसके बाद चौथा जो कारण वो बता रहे हैं, कारण है कि जब बच्चा वीक होता है और बाहर आने के लिए वो पुश नहीं कर पाता है, निकल नहीं पाता है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी ऐसी स्थूल स्थिति में उसका दम घुट जाता है और उसको सांस नहीं आ पाती पूरी तरह से, तो जन्म के दौरान बच्चा मर जाता है। इसलिए बच्चों के जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो भारत में अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद उनका कहना है कि जो यहाँ के आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से साफ क्लियर नहीं है, उनको अनुमानित कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक ठाक या जैसे हम बता रहे हैं वो इतना कम और ज़्यादा हो सकता है। वो कहती है अगर बच्चा मर जाता है तो माँ 1-2 दिन अंधेरे में रोती है, यानी कि सिर्फ माँ को फर्क पड़ता है, बाकी लोगों को इसको ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। किंतु यदि गाँव के पास नदी होती है तो बच्चे के मृत शरीर को बिना कफन उड़ाए ऐसे ही नदी की धारा में बहा दिया जाता है, जहाँ चीले और कछुए उसके संक्षिप्त इतिहास को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि उसके शरीर को चील, कछुए और कौवे नोच कर खा जाते हैं और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचिए कि बच्चों के मरने का इतना बड़ा शोक नहीं मनाया जाता था, क्योंकि महिला जब तक जिंदा है तब तक बच्चे पैदा करने की कोई समस्या ही नहीं है। अगर एक मर गया तो दूसरा पैदा हो जाएगा, फिर 1 साल बाद हो जाएगा, फिर 1 साल बाद हो जाएगा। इस तरह की सोच भारत के लोगों की रही है, आज भी है। मैं इसकी साक्षी हूँ। मेरे ही आस पड़ोस के मैंने हजारों गांव का भ्रमण किया, मैं ये सब चीज़ें हर दिन देखती हूँ। इसके आगे यह ज़्यादा संभव है कि गांव में कोई भी उस बच्चे के जन्म और मृत्यु की सूचना देने का काम करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इस सूचना को और इस बात को बोलने में सोचता है कि ये अशुभ घटना है जिसको बताने में हमें शर्म आएगी, या फिर इसको बताना हमारे लिए या उसके लिए दुख की बात होगी।
इसलिए बच्चों से संबंधित आंकड़ों की अधिक से अधिक अनुमानित आंकड़े ही कहा जाना चाहिए। यह करेक्ट आंकड़े नहीं कहे जा सकते। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर यह जानना संभव होता तो यह बात की संभावना है कि पश्चिम देशों के लोगों को इनकी कम संख्या देखकर आश्चर्य होता, ना कि बड़ी संख्या देखकर आश्चर्य होता। कि जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन बच्चों की जो मृत्यु है वो उनके जन्म के दौरान या जन्म के 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद हो जाती है। आप सोचिए महिला शरीर कितनी क्षमता रख सकता है। एक महिला शरीर एक ह्यूमन बॉडी का कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि वो कितने बच्चों को जन्म दे सकता है। यहाँ कोई अंत ही नहीं था जब तक वो इसके लिए प्रेग्नेंट होने के लिए उसके शरीर में क्षमता होती थी, तब तक वो जन्म देती थी बच्चे को। लेकिन उसमें से बच्चे कितने बचते होंगे ये आप यहाँ पर देख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से कि 20 लाख बच्चे तो हर वर्ष वो मर जाते थे जन्म के दौरान पेट के अंदर, और 40% बच्चे 1 हफ्ते के अंदर मर जाते थे और 60% बच्चे 1 महीने के अंदर मर जाते थे। ऐसी कंडीशन में कितने बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया रही होगी। आप सोचिए जब बाल विवाह होते हैं तो उसको जो पहला मासिक चक्र होता है उस समय से लेकर जो लास्ट मासिक चक्र होता है 40-45 वर्ष की उम्र में जाकर के, उस 14-12 वर्ष की बच्ची से लेकर के 45 वर्ष की उम्र तक महिला को सिर्फ एक काम करना था, बच्चों को जनने का काम। आप एक अंदाजा लगाइए कि उसकी उम्र, उसका शरीर कितना मजबूत रहा होगा। खेल कूद में क्या वो जा सकती थी? क्या वो लड़ाई लड़ सकती थी? क्या वो संघर्ष कर सकती थी? क्या वो हिम्मत जुटा सकती थी? मुझे तो नहीं लगता। क्या उसको व्यायाम के लिए समय मिला होगा? क्या उसको अपने बारे में सोचने का समय मिला होगा? जिसके एक बच्चे का दर्द अभी पीछे से गया नहीं और अगला फिर उसको बच्चा जन्म देना है, जहां इतने बच्चों को जन्म देने के बाद भी आंकड़े बता रहे हैं कि 60% बच्चों की मृत्यु सिर्फ 1 महीने के अंदर होना तय था। 40% बच्चे 1 हफ्ते के अंदर मर जाते थे और 20 लाख बच्चे हर वर्ष वो मरते थे जो पेट के अंदर मरते थे, जिसमें सुजाक, सूजन और गंदगी और बच्चों का शरीर में कमजोर यानी भ्रूण का पूरी तरीके से परिपक्व ना होना, इतना स्ट्रोंग ना होना कि वो बाहर आने के लिए कोशिश कर ले, हाथ पैर झटपटा ले या जोर लगा ले। एक अमेरिकन डॉक्टर महिला कहती हैं, मैं सोचती थी कि बच्चा एक कोमल प्राणी होता है। वास्तव में हम भी आज ये सोचते हैं कि बच्चे एक कोमल प्राणी होता है, बहुत नाजुक होता है, लेकिन यहाँ के अनुभव मुझे ये मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि जिस तरह से वे बच जाते हैं, जिस कंडीशन में रहकर भी वे जिंदा रह जाते हैं, वह ये बताता है कि बच्चे सार्वकालिक रूप से मजबूत होते हैं। यानी कि भारत के अंदर बच्चों के जन्म के समय किसी भी प्रकार की ना तो कोई साफ सफाई का बर्ताव रखा गया, ना महिलाओं की डाइट का ध्यान रखा गया, ना महिलाओं के व्यायाम का ध्यान रखा गया। आज आप देखेंगे कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो रही हैं तो फोटोशूट भी करा रही हैं। आज हम वहाँ तक प्रोग्रेसिव हुए हैं कि महिलाएं फोटोशूट करा रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बम के साथ, और वो साफ सफाई के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट ले रही हैं। बच्चा जब भ्रूण में आता है तब से लेकर बच्चा जन्म लेता है तब तक लगातार अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्चे की कंडीशन को हर महीने जांचा जाता है, देखा जाता है कि वो किस कंडीशन में है। वो अगर हेल्दी नहीं हो रहा है तो उसकी डाइट को बढ़ाया जाता है। यदि अल्ट्रासाउंड में उसके किसी तरह से ऐसे सिम्टम्स को देखा जाता है जो उसके लिए हार्मफुल है तो पहले से उसके इंतजाम किए जाते हैं। अगर महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है, वो दर्द नहीं झेलना चाहती, तो सर्जरी का प्रावधान है। आज सर्जरी हो जाती है, आज सर्जरी का सिस्टम है। आप ये सोचिएगा जरूर। मैं इस देश की करोड़ों स्त्रियों और करोड़ों उन लोगों से कह रही हूँ ये बात जो ये सोचते हैं कि समाज ऐसे ही अपने आप इतना अच्छा हो गया, ऐसे ही ये सब कुछ सारी सुविधाएं आ गई, ऐसे ही हमें ये फोटोशूट करने का अधिकार मिल गया, महिलाओं को ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ जाकर के अल्ट्रासाउंड कराना, अपनी केयर करने का अधिकार मिल गया। महिलाओं की आज जो इतनी केयर होती है, आज जो उनके पति उनको इतना ध्यान रखते हैं, काम भी नहीं करने देते हैं, ऐसी कंडीशन में वो घर में बड़े तरीके से रखी जाती हैं, बहुत हिसाब से रखी जाती है, बहुत नाजुक तरीके से रखी जाती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत ही साफ सफाई और हाइजीनिक का ध्यान रखा जाता है, अच्छे कपड़ों में रखा जाता है, डेटोल का यूज लगातार किया जाता है,
लोग छूने से पहले बच्चों को हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, बाहर से आकर लोग कपड़े तक चेंज करते हैं, तब बच्चों को छूते हैं। ये सब चीजें कहाँ से आई? ये इतना सुधार कहाँ से हुआ? सोचते कभी आप लोग? नहीं सोचते। ये सुधार इस भारत के अंदर अगर स्त्रियों की स्थिति का सुधार हुआ, बच्चों की जो मृत्यु दर इतनी भयानक विकराल होती थी, उस मृत्यु दर पर जो सुधार हुआ, इस देश के कानून से हुआ। क्योंकि कानून ने कह दिया कि अब से पहले जितनी भी अमानवीय, अतर्क संगत परंपराएं, कानून, नियम या जितने भी कुप्रथाएं लोगों पर हावी रही हैं, उन सब को संविधान बनने के दिन से, यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से ये सब परंपराएं, ये सब कुप्रथाएं, ये सब रूल्स रेगुलेशन जो पहले लोगों पर बनाकर रखे गए कि गंदगी में औरत को रखा जाएगा, ये पहले जितने भी कानून नियम थे, समस्त कानून नियमों को आज से नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है। इनकी कोई जरूरत भारतीय नागरिकों के जीवन में नहीं रह गई है। यानी कि ये आप सोचिए, हमें लगता है कि चेंजेस यूं ही आ गए, चमत्कार हो गया, किसी देवी ने किया है, किसी देवता ने किया है, किसी भगवान ने किया, ईश्वर ने किया। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने नहीं किया। इसके लिए भारत में 200 साल रहने वाले अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद इस भारत में संविधान लिखने वाले उन समस्त लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जहां पर लोग ये नहीं सोचते कि कोई ऊपर वाला करेगा। यहाँ पर लोग ईश्वर से नहीं डरते, इस संविधान से डरते हैं, कानून से डरते हैं। यदि उस समय जैसे कानून था कि बेटी हुई तो उसको मीठा शहद में जहर देकर चटाकर मार दिया जाता था, पानी में डुबोकर मार दिया जाता था, दूध में डुबोकर मार दिया जाता था, जन्म लेने के तुरंत बाद उसका दम घोटकर मार दिया जाता था, उसकी सांस रोककर मार दिया जाता था। यानी कि बेटियों को पेट में तो वो जांच नहीं कर सकते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन भारत में ये कानून है अब कि अगर भ्रूण की जांच करके उसको मारने का प्रयास किया तो आपको जेल हो सकती है। तो लोग ईश्वर से नहीं डरते, उस कानून से डरते, उस कानून की वजह से जो होता है उसको ले लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि केवल रोटी जरूरत नहीं है, शिक्षा भी जरूरत है अच्छे जीवन के लिए। आज जो लोग शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षित बच्चियों को पढ़ाने के पीछे एक मकसद और होता है, क्योंकि उन्हें शिक्षित बहुएं चाहिए होती है। इन परंपराओं से, इन भूतियां, इन चुड़ैल, ये जितने पिशाच टाइप के जो सोच थी लोगों के दिमाग में, जिस वजह से लोगों का जीवन इतना दुर्लभ, इतना नारकीय, इतना दयनीय, इतना उलझनों में भरा हुआ था कि सुबह से शाम उनको परंपराओं से बाहर कुछ सोचने का समय ही नहीं बचता था। ऐसी परिस्थिति में इस देश के अंदर हजारों ऐसे कानून थे जो मानवीय गुणों से बिल्कुल परे थे, जो पशुता से भरे थे, जो इतने घृणित और इतने गंदे थे, जिनके बारे में आज हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता होगा। और वो पाखंडी तो हमसे नाराज भी होते हैं, जिनके पुरखों ने मनुस्मृति बना करके, ऐसी ऐसी परंपराएं बनाई, ऐसे धर्म ग्रंथ लिख करके, ऐसे छोटी सोच के निकृष्ट कानून बनाकर लोगों पर थोप दिए। वो तो हमसे नाराज भी होते हैं। वो इस वीडियो के बाद आप देखिएगा उनकी गालियां आएंगी, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते, उनकी नींव में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिस कैथरीन मियो खुद इस किताब में कहती हैं, जब इस भारत में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया तो इस भारत के अंदर सबसे पहले, इस भारत में स्त्रियों के लिए जब स्कूल खोले गए तो सबसे ज्यादा अछूत और शूद्रों की बच्चियों ने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, क्योंकि उनको तो कुछ इजाजत थी भी घर से बाहर निकलने की। पर बड़े घरानों की, ब्राह्मणों की महिलाओं की, राजघरानों की, राजे रजवाड़ों की, शाही घरानों की स्त्रियों को दीवारों से बाहर झांकने की, झरोकों से बाहर झांकने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी।